अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ गई है? जी, ठीक है। तो आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है? तो आज के सेमिनार को हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। मेरा नाम उसामा रियाज़ है और मैं फाउंडर सीईओ गूगल्स लाइसियम। और गूगल्स लाइसियम जो है एक ऑनलाइन अकेडमी है जहाँ पे आप सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, पीपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। 2 साल होने वाले हैं गूगल्स लाइसियम को और मोर देन 17 और 18 बैचेस गूगल्स लाइसियम के हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं गूगल्स लाइसियम के, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अपॉइंट हो चुके हैं, उन्होंने जॉइनिंग दे दी है। मैं आज इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहीं और सर खपाई की थी, तो मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है? तो अगर किसी को मेरी स्पीड आहिस्ता लगे या कोई भी आवाज़ में मसला लगे या किसी को लगे कि मैं घबराया हुआ हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सर आज आप घबराए हुए क्यों हैं? इस तरह एनालिटिकल की एक क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा था। तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा-सा पहले बता दूँ। तो थोड़ा-सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि एज़ अ प्रोफ़ेशनल मैं काम कर रहा हूँ डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ, वो स्टार्टअप्स भी हैं और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं। मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। इसके अलावा आसान खिदमत मरकज़ के साथ मैं एज़ अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो आसान खिदमत मरकज़ जो है, वो अज़रबैजान का एक सरकारी महकमा है, जिसके मातहत 10 से 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नादरा है, नादरा के अंदर तो सिर्फ़ शनाख्ती कार्ड बनाना है, आसान खिदमत मरकज़ शनाख्ती कार्ड भी बनाता है, पासपोर्ट भी बनाता है। इसके अलावा बिजली के बिल में कोई मसला है, बिजली का कनेक्शन लगवाना है, गैस का कनेक्शन लगवाना है या कोई और यूटिलिटी का इश्यू है, तो वो भी उसने सॉल्व करना है, ठीक है? वो लोकल बॉडीज़ को भी डील करता है। तो 10-12 डिपार्टमेंट जो हैं वो आसान खिदमत मरकज़ के साथ अटैच हैं। मेरा जो वन पेपर का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक पेपर दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ये मेरा रिटन पार्ट क्लियर था। इंटरव्यू की नौबत कोरोना ने आने नहीं थी दी। कोरोना आ गया था और हर चीज़ बंद हो गई थी। एमओडी वालों ने ये सीटें कैंसल करके फरवरी 2021 में दोबारा दे दी थी। जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से 2015 से 2019 तक बैचलर्स की थी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर विद मेजर हॉर्टिकल्चर। और मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन है यानी मास्टर्स तो नहीं आप कह सकते, मैं स्पेशलाइज़ेशन कोर्स कहूँगा, वो मैंने किया था अज़रबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। क्योंकि मुझे मास्टर्स अगर मैं करूँ भी तो मैं कोर्स वर्क वाली करूँगा, मैं रिसर्च वाली नहीं करूँगा, ठीक है? तो मास्टर्स का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए फिर मैंने वो कोर्सेज़ किए जिनका मुझे प्रैक्टिकली फ़ायदा हो, ठीक है? तो इसी तरह मैंने एक कोर्स किया था अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेज़िडेंट ऑफ अज़रबैजान से। ये तुक्का लगा था या कह लें कि किस्मत अच्छी थी कि मुझे यहाँ से चंद दिनों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स करने का मौका मिला। क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है अज़रबैजान का, जहाँ पे उनकी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग होती है। तो आगे चलते हैं आज के सेशन को। आज का जो सेशन है, उसका बेसिकली पर्पस क्या है?
कि आप किस तरह एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। एक क्लास में मैंने बड़ी जल्दी से ये चीज़ें आगे पीछे करके बोल दी थी। मैं डिटेल में नहीं था गया, ज़्यादा डिटेल में मैंने बातें नहीं थी की, ठीक है? तो आगे पीछे मैंने करके तो थोड़ा-सा मैंने जल्दी से बता दिया था। आज मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल से बताऊँगा, ताकि जो लोग तब नहीं भी थे, उनको पता चल जाए। देखें, गवर्नमेंट जॉब जो है ना, वो लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए चाहिए कम से कम 4 मंथ 4 मंथ की अच्छी खासी तैयारी। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो 4 वीक भी काफ़ी हैं। अगर आप बहुत एवरेज हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल है, मेरी तरह, पढ़ाई में बहुत नॉर्मल है, इतना दिमाग आपका नहीं चलता, जिस तरह मेरा नहीं चलता, तो फिर तो 4 महीने लगेंगे। अगर आप स्पीड हैं, ठीक है, फरहान स्पीड, अबरार स्पीड, अबू बकर स्पीड, ठीक है, जितने भी लड़के हैं यहाँ पे, अगर वो स्पीड हैं, असदुल्ला स्पीड, फिर तो वो 4 हफ्तों में तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग तेज हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब गवर्नमेंट जॉब देगा कौन? क्या प्राइम मिनिस्टर आके ऑफर करेगा, ठीक है, या चीफ मिनिस्टर आके आपको देगा? गवर्नमेंट ने अपनी जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। इन डिपार्टमेंट्स का सिर्फ एक ही काम है, लोगों को सरकारी महकमों में भर्ती करना या सरकारी नौकरियों में भर्ती करना। अब ये कौन से महकमे हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, ठीक है? पाकिस्तान एक वफाक वफाक है, यानी हमारी जो रियासत का ढांचा है, हमारा जो स्टेट सिस्टम है, वो फेडरेशन है। तो फेडरेशन के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और एक फेडरेटिंग यूनिट की गवर्नमेंट होती है, या आप कह सकते हैं कि सूबे की हुकूमत होती है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग के लिए जो महकमा है, उसका नाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो वफाकी हुकूमत की जॉब्स हैं, उनकी हायरिंग के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के पास जो सीट्स आती हैं, वो कोटा वाइज होती हैं। कुछ कोटा होता है पंजाब का, कुछ सिंध का, कुछ केपी का, कुछ कुछ बलूचिस्तान का, ठीक है। तो हर सूबे का कोटा होता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं, उसमें शेयर तमाम सूबों का होता है। आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से तमाम सूबों का शेयर होता है। फिर बात करते हैं सूबों की। सूबों के अंदर अगर आपका डोमिसाइल, अगर आपका, एक मिनट रुकिएगा, एक स्टूडेंट का मैसेज है। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है, तो फिर आप जस्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है, तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां का आपका डोमिसाइल है, सूबे का, मैं जिले की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है, आप उसी प्रोविंस की सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी वेबसाइट है, वहां पे जॉब्स अनाउंस की जाती हैं। मैं वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे जॉब्स अनाउंस
की जाती हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उन जॉब्स का सिलेबस कैसे मिलेगा। इसी तरह ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन करूंगा और उस वेबसाइट से रेलिवेंट जो जो आपको पता होना चाहिए वो आपको मैं लाजमी बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप जब खुद वेबसाइट ओपन करें तो आपको आइडिया हो कि क्या ओपन करना है और क्या लाजमी चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप सब कोई आउट ऑफ प्रोविंस है? पंजाब के अलावा भी कोई है? पंजाब के अलावा कोई है? चलें, अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो पीपीएससी जो है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज करता है। यानी ये डिपेंड करता है कि जॉब किस नौयत की है, क्या पावरफुल जॉब है, अथॉरिटी वाली जॉब है, ठीक है। जॉब जिस नौयत की होती है उसी के मुताबिक उसका टेस्ट लिया जाता है। जो टेस्टिंग है वो 3 तरह की है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तीनों में 3 तरह की टेस्टिंग होती है। लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का देखते हैं। कुछ जॉब्स जिनमें ग्रेड भी अच्छा होता है लेकिन अथॉरिटी इतनी नहीं होती, नॉर्मल पावर वाली जॉब होती है, उस जॉब के लिए 1 पेपर एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। अब 1 पेपर एग्जाम क्या होता है? 1 पेपर एग्जाम, 1 पेपर एग्जाम जो होता है वो 100 एमसीक्यूज के ऊपर मुश्तमिल जस्ट एक सिंगल पेपर होता है। 100 नंबर का, 100 मार्क्स का, 100 एमसीक्यूज का ये एक सिंगल पेपर होता है, 1 पेपर। इसीलिए इसका नाम है 1 पेपर, क्योंकि एक ही पेपर होना है, दूसरा पेपर नहीं होना, तो एक ही पेपर होगा, इसलिए इसे कहते हैं 1 पेपर। 90 मिनट्स आपके पास टाइम होता है, 90 मिनट आपके पास टाइम है, 100 एमसीक्यूज हैं, 100 नंबर हैं। ठीक हो गया तो 1 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है -0.25। तो आप बजाय गलत करने के उस एमसीक्यू को वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि आपके जो नंबर आने भी होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो आपका नुकसान हो जाता है। अब 1 पेपर जो है वो भी 2 तरह का होता है, 1 पेपर भी 2 तरह का होता है। एक 1 पेपर लिया जाता है प्रोफेशनल सीट का और एक 1 पेपर लिया जाता है जनरल सीट का। अब प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट में क्या फर्क है, ठीक है। प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट में क्या डिफरेंस है? प्रोफेशनल सीट, जो प्रोफेशनल सीट होती है इसका आपको पता चलता है इसकी एडवर्टाइजमेंट से। यानी प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट के दरमियान जो डिफरेंस है उसका पता चलता है आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट में से कि इनकी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है। मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट ओपन करता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा। ये मैंने एक एडवर्टाइजमेंट ओपन की है। इस एडवर्टाइजमेंट में क्या आप लोग पढ़ सकते हैं क्लियरली? बताएं जी। जो लोग मोबाइल पे जूम यूज कर रहे हैं वो जूम इन भी कर सकते हैं, वो जूम इन करके पढ़ सकते हैं क्लियरली। पिछले साल जून के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट्स आई थी, ये 40 सीट्स आई थी एग्रीकल्चर ऑफिसर की। 40 में से 38 जो सीट्स थी वो ओपन मेरिट की थी
40 में से 38 सीट्स ओपन मेरिट की थी और 2 सीट्स माइनॉरिटी कोटा की थी। माइनॉरिटी कोटा से मुराद है कि इसमें इन 2 सीट्स के लिए सिर्फ माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो ही एलिजिबल हैं। जो मुस्लिम है वो इनमें एलिजिबल नहीं है। जो माइनॉरिटी वाले हैं वो ओपन मेरिट के लिए भी एलिजिबल है और माइनॉरिटी सीट्स के लिए भी एलिजिबल है। तो दोनों सीट्स के लिए माइनॉरिटी वाले जो हैं एलिजिबल है। ओपन मेरिट, ओपन मेरिट का मतलब है कि ये जो सीट है ओपन मेरिट वाली, ये तमाम जेंडर्स, तमाम रिलीजियंस, तमाम कास्ट, तमाम सोसाइटीज के लिए ओपन है। ओपन मेरिट का मतलब है कि इसमें हर कोई मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो जहां पे लफ्ज आएगा ओपन मेरिट तो उसका मतलब है कि इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ओपन मेरिट को क्लियर कर लें। ओपन मेरिट का मतलब है कि इसके लिए हर कोई एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, मेल, फीमेल। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं, जेंडर की और रिलीजन बेसिस के ऊपर। आगे एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा होता है? पहले तो लिखा हुआ है ना कितनी पोस्ट आई हैं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की मैंने पिछले साल की एडवर्टाइजमेंट ओपन की है। तो पीपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट होती है पहले लिखा होता है पोस्ट कितनी है। ठीक है, फिर लिखा होता है कि उस पोस्ट का नाम क्या है। तो इस पोस्ट का नाम था एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर बायोलैब, एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर ऑफिसर हेडक्वार्टर, एग्रीकल्चर ऑफिसर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ऑफिसर टेक्निकल, एग्रीकल्चर ऑफिसर कॉटन, सॉरी एग्रीकल्चर ऑफिसर कॉटन इंस्पेक्टर और फार्म मैनेजर। आपको इनमें से कुछ भी बनाया जा सकता है। मेरिट बनने के बाद आपको कॉटन इंस्पेक्टर के तौर पे भी भेजा जा सकता है, आपको फार्म मैनेजर भी कहीं पे भेजा जा सकता है, आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर भी लगाया जा सकता है। इनमें से कुछ भी आपको लगाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि सीट कहाँ पे अवेलेबल है और वहां पे आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद मेन चीज वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आप लोग पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड डिवीजन इन, आगे एग्रीकल्चर के मेजर सब्जेक्ट्स। अब जब इसमें क्वालिफिकेशन में एग्रीकल्चर मेंशन कर दिया है तो क्या एग्रीकल्चर के अलावा कोई और अप्लाई कर सकता है? जब क्वालिफिकेशन में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया कि हमें एग्रीकल्चर वाला ही चाहिए, तो क्या एग्रीकल्चर के अलावा कोई और अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो क्वालिफिकेशन मेंशन है वही कर सकता है। अब इससे आपको क्या पता चला कि डिग्री के साथ सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन है। तो ये जो सीट है ये प्रोफेशनल सीट है, ये जनरल सीट है। मैं थोड़ा सा आपका चेक करना चाह रहा हूं कि आप लोग कितना क्लास में हाजिर है। तो ये बताएं जी, ये प्रोफेशनल सीट होगी या जनरल सीट होगी? ये प्रोफेशनल सीट है। हमें किस तरह पता चला ये प्रोफेशनल सीट है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मेंशन था, ऑलरेडी सब्जेक्ट मेंशन था, तो इसमें यही अप्लाई कर सकता है जिसका सब्जेक्ट मेंशन था। उसके बाद स्टूडेंट्स एज, एज मेंशन की होती है। 21 टू 35 का मतलब है कि कम से कम 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 35 साल, प्लस 05। प्लस 05 का मतलब होता है एज रिलैक्सेशन आपको दी जाती है 5 साल की, यानी 5 साल की आपको अपर एज रिलैक्सेशन है। अगर आप 35 साल से ज्यादा के हैं तो 5 साल प्लस तक का आपको एज रिलैक्सेशन है और 40 इयर्स तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। रुकिएगा, अजान हो जाए, 1 मिनट रुकें, अजान हो जाए।
अच्छा जी, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन दी हुई है इसमें, फिर आगे जेंडर मेंशन है, कौन कौन सा जेंडर अप्लाई कर सकता है, डोमिसाइल कौन सा एलिजिबल है। तो डोमिसाइल के अंदर जो है वो पंजाब का कोई भी डोमिसाइल, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर की एक एडवर्टाइजमेंट है। आगे लिखा हुआ है टेस्ट का कि अगर एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं तो एक वन पेपर एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। एक और जॉब देखते हैं, जनरल सीट। अच्छा जी, एक जॉब है वो है जी स्टोर ऑफिसर। स्टोर ऑफिसर की जॉब है, 2 पोस्ट है, ये केस नंबर है। ठीक है, स्टोर ऑफिसर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, लिखा हुआ ग्रेजुएट। क्या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट साथ मेंशन है, क्या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट साथ मेंशन है कि ग्रेजुएशन किस में चाहिए, मेडिकल में, डेंटल सर्जरी में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, ग्रेजुएशन फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, मैथमेटिक्स में चाहिए, किस चीज में ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जब मेंशन ना हो तो इसका मतलब है हर ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे उसने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की है, चाहे उसने केमिस्ट्री में की है, चाहे उसने मैथ में की है, चाहे उसने इंग्लिश में की है, उसने जिस मर्जी चीज में ग्रेजुएशन की है वो एलिजिबल है। ठीक है, इस सीट को कहते हैं जनरल सीट। जिस सीट के लिए हर डिग्री वाला, हर डिग्री तो नहीं कह सकते, डिग्री तो ग्रेजुएशन मेंशन है, हर सब्जेक्ट वाला जो है वो एलिजिबल है। तो ये है एक जनरल सीट। तो जनरल सीट में आप सब एलिजिबल होते हैं और ज्यादातर जनरल सीट्स ही आती हैं। आपकी डिग्री के जो रेलिवेंट सीट्स होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। जो ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जनरल सीट्स ही आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। आगे एज, ठीक है, क्या होनी चाहिए मेल फीमेल की, जेंडर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सिलेबस। सिलेबस को पढ़ें तो लिखा हुआ है वन पेपर एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट, मार्क्स 100, 90 मिनट्स ड्यूरेशन, और क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज। ये जो जनरल सीट है इसका जो पेपर होता है वो आता है जनरल नॉलेज में से। जनरल नॉलेज में से जनरल एबिलिटी का मतलब है जनरल नॉलेज। ठीक है, अब ये जनरल नॉलेज से ही सारे के सारे 100 के 100 सवाल क्यों आते हैं, जनरल नॉलेज में से ही 100 के 100 सवाल क्यों आते हैं, उसकी रीजन ये है कि जब उन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया तो हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। जब हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जब हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है तो वो किस तरह किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर दे सकता है। तो जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है जो लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिसने फिजिक्स में डिग्री की है, जिसने केमिस्ट्री में डिग्री की है, जिसने एग्रीकल्चर में डिग्री की है, उसके लिए जनरल नॉलेज सेम है। ठीक है, तो तमाम लोगों के लिए जनरल नॉलेज जो है उसकी हैसियत सेम है। तो तमाम लोगों से बेशक उसने किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री की हो, उससे जनरल नॉलेज का पेपर लिया जाएगा और इसी पेपर की बुनियाद पे वो इंटरव्यू के लिए और जॉब के लिए जाएगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज मस्ट है जनरल सीट के लिए। अब वापस आ जाएं स्लाइड्स के ऊपर, ये थोड़ा सा फर्क आपको मैंने बता दिया। अब प्रोफेशनल सीट का सिलेबस क्या होता है। जो प्रोफेशनल सीट होती है जिसमें सब्जेक्ट मेंशन होता है उसमें
50 टू 80% सब्जेक्ट में से आता है, यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट है तो 80% आएगा एग्रीकल्चर में से और 20% आएगा जीके में से, ठीक है। 50%, अच्छा जी, 80% एग्रीकल्चर में से, एग्रीकल्चर ऑफिसर में, और 20% जो है वो जीके जीके में से। अगर एजुकेटर्स, मैं आपको एजुकेटर्स की एडवर्टाइजमेंट दिखा भी देता हूं, ये एजुकेटर्स की एडवर्टाइजमेंट आई थी 2019 में, ठीक है। एजुकेटर्स साइंस, एजुकेटर साइंस, एजुकेटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है या 16 इयर्स एजुकेशन की डिग्री है, 16 साल डिग्री है, वो बीएस या बीएससी ऑनर्स किस में, सॉरी ये तो आर्ट्स वाला है, साइंस वाला ऊपर है। तो एजुकेटर्स साइंस, तो एजुकेटर साइंस में मास्टर्स डिग्री, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, बीएस बीएससी ऑनर्स किस में होनी चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, या इनसे रेलिवेंट कोई भी फील्ड है उसमें, ठीक है। अब ये तमाम लोग एलिजिबल हैं एजुकेटर्स साइंस के लिए, ठीक है। और इसके लिए बीएड भी कंपलसरी है। अभी एजुकेटर्स की सीट्स आनी है, अगर पंजाब गवर्नमेंट बच जाती है 17 जुलाई के इलेक्शंस में, अगर पंजाब गवर्नमेंट सरवाइव कर जाती है 17 जुलाई के इलेक्शन में, तो ये जो करंट गवर्नमेंट है ये 33,000 एजुकेटर्स की सीट्स ला रही है। तो जिन लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में डिग्रियां की हुई हैं, इनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये तहसील लेवल पे जॉब्स होंगी। आपका कंपटीशन आपकी तहसील के साथ होगा, ना आपका कंपटीशन सूबे के साथ है, ना आपका कंपटीशन डिवीजन के साथ है, ना जिले के साथ है। तहसील लेवल पे आपका कंपटीशन होगा, आपके जो कंपिटिटर्स होंगे वो आपकी ही तहसील के होंगे। तो हर तहसील की दर्जनों सीट्स जो हैं वो आ रही हैं, 33,000 सीट्स। तो आपका कोई भी बहन भाई जिसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की डिग्री हैं, उनको कहें जरा तैयारी पकड़ लें, ठीक है। ये सीट्स आ रही हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की भी सीट्स हैं, तो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा जी, जो एजुकेटर्स है उसमें 50% आता है, एजुकेटर साइंस में 50% आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का मिक्सचर, यानी 5-6 सवाल फिजिक्स में से, 5-6 सवाल केमिस्ट्री में से, 5-6 सवाल बॉटनी में से, 5-6 सवाल जोलॉजी में से, 5-6 बायो में से, 5-6 मैथमेटिक्स से। ये 50 सवाल इन तमाम सब्जेक्ट्स में से आने हैं। बाकी जो 50% सवाल हैं वो आने हैं जीके से। तो एजुकेटर्स साइंस में 50% इन तमाम डिग्रीज में से 5-5, 6-6 सवाल आते हैं, और 50% आता है जीके में से, ठीक है। तो जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, एजुकेटर्स आर्ट्स। अब देखें ये भी, एजुकेटर्स आर्ट्स भी एक जनरल सीट तो नहीं है, एक प्रोफेशनल सीट है। डिग्रीज मेंशन है, डिग्रीज कौन सी मेंशन है, मास्टर्स या बीएस या बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, साइकोलॉजी, इस्लामियत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन। लेकिन जो पेपर आना है वो आना है 100% जीके में से, जो पेपर आना है वो आना है 100% जीके में से, जनरल नॉलेज में से आना है पेपर, ठीक है। इसी तरह ही अब देखें कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में 80% कंप्यूटर साइंस से आना है, 20% जीके में से आना है। तो आपको बताने का मकसद ये था कि हर पोस्ट का थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया होता है, हर प्रोफेशनल सीट का। तो 50 to 80% सब्जेक्ट में से आता है और 20 to 50%
जनरल नॉलेज में से आता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल सीट में भी 100 एमसीक्यूज हैं, 90 मिनट्स टाइम है, सेम, कोई फर्क नहीं है जनरल सीट में से। जो जनरल सीट होती है जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, तो उसमें 100% जीके का पेपर आता है। अभी एक एक स्टूडेंट है जी, हसनैन। हसनैन कहता है बॉस ये सब कुछ तो ऊपर लिखा हुआ है, आप क्या बता रहे हैं फिर? जो ऊपर लिखा हुआ है वो आप में से बहुत से लोगों को पहले नहीं था पता, ठीक है। तो वो मैं उन्हें बता रहा हूँ, जिसे पहले से पता है वो बेशक क्लास ना ले, ठीक है, और जिसे नहीं पता वो क्लास ले ले। थैंक यू। तो जनरल सीट जो है उसमें 100% जीके आता है। तो जीके के अंदर भी 100 एमसीक्यूज हैं, 90 मिनट्स टाइम है, नेगेटिव मार्किंग है। अब जीके क्या है? जीके जो है वो किसी एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है। जीके किसी भी एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है। इसमें पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामिक स्टडीज है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज है, इंग्लिश है, उर्दू है, करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप है, प्लस जीके के और भी सब्जेक्ट्स और डोमेन्स हैं, ठीक है। जीके के और भी सब्जेक्ट्स और डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी एक पूरा सब्जेक्ट है और हर पेपर में स्पोर्ट्स में से भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इसी तरह ही आपके पास आ जाती है अवार्ड्स। अवार्ड्स जो है ये एक डोमेन है जीके की, एक पूरा सब्जेक्ट तो नहीं है, एक डोमेन है जीके की, ठीक है। इसी तरह ही जो बुक्स हैं, बुक्स डोमेन है जीके की, ठीक है। तो डिफरेंट डोमेन्स हैं जीके की और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जीके का। तो ये तो पीपीएससी मेंशन कर देता है 9-10 चीजें, लेकिन जो वो मेंशन नहीं करता वो पेपर में दे देता है, वो और चीजें भी हैं। जिस तरह स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, बुक्स में से है, ठीक है। फिर जो इकोनॉमिक सर्वे है या बजट से रेलिवेंट जो चीजें चल रही होती हैं, इकोनॉमी से रेलिवेंट जो चीजें चल रही होती हैं, वो भी पेपर में दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सारी की सारी जीके में आती हैं। अब मैं पीपीएससी की वेबसाइट का एक दफा आपको बता दूं, और चलान फॉर्म का भी बहुत से स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप लोगों ने अभी अप्लाई करना है, बहुत से लोग जो हैं जिनकी डिग्रियां खत्म होने वाली हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने चलान कहाँ से किस तरह फिल करना है और कहाँ पे जमा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, ना कि आप दूसरों से पूछते फिरें। ये पीपीएससी की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। देखिए सीजीपीए जो है ना वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए ग्रेड ग्रेड सी की डिग्री, ग्रेड सी, ग्रेड सी के साथ डिग्री पास हो, या फिर सेकंड डिवीजन हो, या आपकी सेकंड डिवीजन हो, या ग्रेड सी हो। ये तो ले लेंगे ना, ग्रेड सी या सेकंड डिवीजन, ये तो सबकी होगी। ग्रेड सी या सेकंड डिवीजन, मिनिमम ग्रेड सी और मिनिमम सेकंड डिवीजन, ये तो सबकी है। हमारी यूनिवर्सिटी वाले फर्स्ट डिवीजन पे डिग्री देते हैं, 2.5 को वो फर्स्ट डिवीजन काउंट करती है हमारी यूनिवर्सिटी में भी। अब 3 को ना काउंट करते हो, लेकिन वेबसाइट के ऊपर 2.5 सीजीपीए उन्होंने लिखी हुई है कि फर्स्ट डिवीजन में। तो जिसकी 2.5 सीजीपीए है, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर तो 2 भी, वो भी सेकंड डिवीजन में आती है। तो हर यूनिवर्सिटी का सेकंड डिवीजन का अपना क्राइटेरिया है। आपको जो रिजल्ट कार्ड मिलता है उसके ऊपर ग्रेड लिखा होता है,
ठीक है, ग्रेड सी। तो रिजल्ट कार्ड से आप लोग देख लीजिएगा, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, सी वाले बहुत थोड़े होंगे। 2.5 से 3 तक वाले जो हैं वो सी वाले हैं, सॉरी 2.5 से 2.99 तक वो सी वाले हैं। तो सेकंड डिवीजन, ठीक है। तो अगर आपके पास मिनिमम ये ग्रेड है और ये डिवीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पीपीएससी की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। जो भी न्यू एडवर्टाइजमेंट आती है वो आती है यहाँ पे, ये जो जॉब्स वाला बॉक्स है यहाँ पे आती है न्यू एडवर्टाइजमेंट। जो भी न्यू एडवर्टाइजमेंट, न्यू जॉब आनी है वो आनी है इस खाने में। अभी कोई जॉब नहीं आई तो इट मींस नो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जो भी नया नोटिफिकेशन आता है पीपीएससी का वो आता है यहाँ पे। कोई भी न्यू एक्टिविटी हुई है, कोई न्यू नोटिफिकेशन आया है, उसने आना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पीपीएससी ने जब भी कोई रिजल्ट अपडेट करना है तो यहाँ पे आ जाना है कि जी रिटर्न रिजल्ट जो है वो फलां डेट को अपडेट हुआ था, फाइनल रिजल्ट फलां डेट को अपडेट हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब पीपीएससी में आप लोग करते हैं ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई होता है पीपीएससी में। ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से होता है? ये बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आई होती हैं वो जॉब्स तरतीब से आ जाती हैं। जिस जॉब में आपने अप्लाई करना होता है उसके ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और वो जॉब का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी चूंकि कोई जॉब आई नहीं है इसलिए मैं क्लिक भी करूं तो फायदा नहीं है, मैं क्लिक करता हूं, फायदा नहीं है। तो अभी कोई जॉब भी आई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे फॉर्म फिल करते हुए कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले, सबसे पहले तो पूरे का पूरा फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेना है, ठीक है। अगर तो गलती कौन सी? पिक्चर्स की। अगर आपने आईडी कार्ड की जगह सीएनआईसी की पिक्चर अपलोड कर दी है और सीएनआईसी की जगह आईडी कार्ड की, सॉरी, अपनी पासपोर्ट साइज जो आपकी पिक्चर है उसकी जगह अगर आपने सीएनएससी की पिक्चर अपलोड कर दी है और सीएनएससी की जगह अगर आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड कर दी है तो फिर पूरा फॉर्म पहले फिल होगा और उसके बाद जब टोकन नंबर आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, टोकन नंबर, फिर इस एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप लास्ट डेट से पहले पहले एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एजुकेशन के अंदर कोई गलती कर दी है, एजुकेशन वाले खाने में, अभी चूंकि कोई एडवर्टाइजमेंट है नहीं है वरना मैं आपको एजुकेशन वाला दिखाता कि इसे किस तरह फिल करना है। तो एजुकेशन वाला जो फॉर्म है उसको फिल करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडिट एप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले ही उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सिर्फ पिक्चर्स का मसला होता है, पिक्चर्स के अलावा जितनी भी गलतियां होती हैं वो फॉर्म फिल करने से पहले एडिट की जा सकती हैं। दो चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। एक तो मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमेशा आपने फॉर्म के ऊपर वो लिखना होता है जो आपने कन्वर्ट ना करवाया हो। यानी आपके पास पहले जैस की सिम थी, आपने टेलीनॉर पे कन्वर्ट करवा लिया। जो लोग कन्वर्टेड नंबर देते हैं उन्हें कोई भी मैसेज नहीं आता। जब उन्हें कोई मैसेज नहीं आएगा तो उन्हें फिर टोकन नंबर भी नहीं आएगा और बाकी चीजों, टेस्ट का भी मैसेज नहीं आएगा, इंटरव्यू का मैसेज भी नहीं आएगा। तो मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो कन्वर्टेड ना हो। और मोबाइल नंबर और ईमेल, इन दोनों को लिखते हुए ख्याल रखना है, ये एक ही दफा लिखी जानी है और उसके बाद ये चेंज भी नहीं होनी, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ये दो ऐसी चीजें होती हैं जिनको लिखते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी है आप लोगों ने। ये बाद में एडिट नहीं होनी, ये मसला बन जाना है आप लोगों के, आपके आईडी कार्ड के ऊपर गलत ईमेल
और गलत मोबाइल नंबर अगर सेव हो गया तो बहुत मसला बन जाएगा, फिर अगली पोस्ट पे वो मसला ठीक होगा, इस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपको जरूरत है तो सारा अप्लाई करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन लेके जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट ले सकते हैं, कहीं भेजना नहीं होता, अपने प्रूफ के लिए आप रख सकते हैं कि मैंने ये अप्लाई किया था, ताकि आपको याद रहे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं आई, क्या फ्यूचर में कोई एडवर्टाइजमेंट आनी है? क्या फ्यूचर में कोई एडवर्टाइजमेंट आनी है? तो उसका आपको किस तरह पता चलेगा कि फ्यूचर में कौन सी जॉब आ रही है? आपने क्लिक करना है अपकमिंग जॉब्स के ऊपर। जब आप अपकमिंग जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो जॉब्स हैं जिनकी रिक्विजिशन पीपीएससी को मौसूल हो गई है, और पीपीएससी को कहा गया है कि इन जॉब्स के ऊपर आप टेस्ट लें। अब देखें ये तमाम जॉब्स आ गई हैं जो पाइपलाइन में है, यानी ये जॉब्स अनाउंस होंगी। तो ये तमाम वो जॉब्स हैं जो अभी 1-2 माह के अंदर आएंगी, ठीक है? तो ये तमाम जॉब्स हैं जो अपकमिंग जॉब्स हैं जो पाइपलाइन में है। अब इनके अंदर जनरल सीट्स कौन सी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट जनरल सीट्स हैं? अब देखें फिजिक्स वालों की, ये एजुकेटर्स की फिजिक्स की आ रही है लेबर डिपार्टमेंट में, और ये उर्दू की आ रही है, इसमें फिजिक्स और उर्दू वाले अप्लाई कर सकेंगे, ये जनरल सीट नहीं है। अब जनरल सीट कौन सी है? एक जनरल सीट आ रही है एसएनजीएडी डिपार्टमेंट में, ये एक है, ठीक है, थोड़ी है। और एक सीट आ रही है असिस्टेंट की, जनरल सीट है हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट में। उसके बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, ठीक है, ये ग्रेन फूड ग्रेन सुपरवाइजर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर, इनके लिए मे बी एग्रीकल्चर और फूड साइंस की जो डिग्री हैं वो मांगी जाए, ठीक है। फूड ग्रेन सुपरवाइजर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, तो इनके लिए एग्रीकल्चर और फूड साइंस की जो डिग्री हैं वो मांगी जाए। तो फूड ग्रेन सुपरवाइजर जो है वो 31 सीट्स आनी है, और फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की 7 हैं, और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की 2 हैं। इस तरह जनरल सीट है सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ये 100 सीट्स आनी है, 100 सीट्स आनी है सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक जनरल सीट आनी है असिस्टेंट की, 3 सीट्स हैं ये। उसके अलावा असिस्टेंट की सीट आनी है 10, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये 10 सीट्स हैं, ये जनरल सीट है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, एग्रेरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अभी आई नहीं है, जब आएगी तब। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स आनी है एएसआई की, ठीक है, 239 ये सीट्स हैं, ये आएंगी एएसआई की पंजाब पुलिस में। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे एएसआई के लिए। अगर आप लोगों ने 8वां सेमेस्टर कर लिया है वो लोग जिनकी डिग्रियां मुकम्मल हो गई हैं, 8 सेमेस्टर मुकम्मल हो गए हैं, कोई हैं आप में से वो जानबाज जिनकी 8 सेमेस्टर मुकम्मल हैं, डिग्री मुकम्मल है? जी ठीक है, उनके लिए मेरा मशवरा है कि इन सीट्स की अभी से तैयारी करें, ठीक है। अब जो एएसआई है इसकी सीट का सिलेबस क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादा चांसेस हैं वो है 20% जीके, 20% जीके, 40% इंग्लिश, 40% कंप्यूटर साइंस। जीके के अंदर वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो मैंने आपको गिनवाई थी, उसमें से 20% आएगा। 40% इंग्लिश, इंग्लिश में से क्या आएगा? इंग्लिश में से आएगा सिनोनिम्स, एंटीनम्स, लिख लें,
मैं लिखवाता हूं आपको। एएसआई की काफी ज्यादा सीटें आनी है, 239 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बेशक ज्वाइन ना करना, लड़कियां बेशक ज्वाइन ना करें, टेस्ट तो दें, क्योंकि ये तमाम तमाम चीजें बाकी टेस्टों में भी तो आनी है। तो बेशक आप पुलिस डिपार्टमेंट को ना ज्वाइन करें, अगर आपको पसंद नहीं है, घर से परमिशन नहीं है, कम से कम टेस्ट लाजमी दें, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। तो 40% जो इंग्लिश है उसमें सिनोनिम्स, एंटीनम्स, करेक्शन, करेक्शन के अंदर वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सारी चीजें, आर्टिकल्स वगैरह, टेंसेस, करेक्शन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स आते हैं उर्दू में, उनका मतलब होता है, ठीक है। इंग्लिश में प्रोवर्ब लिखा होगा, उर्दू में मतलब होगा, या उर्दू में प्रोवर्ब लिखा होगा, इंग्लिश में मतलब पूछा जाएगा। फिर फॉरेन फ्रेजेस, ठीक है, फॉरेन फ्रेजेस ये पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश के अंदर ये भी आता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मैंने नहीं बताई, तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी आती है इंग्लिश में। उसके बाद इंग्लिश में एक और चीज है जी, स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स भी आते हैं। यानी स्पेलिंग्स में क्या है कि एक वर्ड गलत लिखा होगा, 4 ऑप्शंस में एक वर्ड 3 दफा गलत लिखा होगा, 1 दफा ठीक लिखा होगा, और क्वेश्चन होगा कि इन चारों में से किसके स्पेलिंग ठीक है। जिस तरह सुपरिंटेंडेंट होता है, हमारे हॉस्टल का जो सुपरिंटेंडेंट होता है, वो लिखते हैं सुपर इन टेन डेंट, लेकिन हम जब बोलते हैं तो सुपरिटेंड कह देते हैं, इसी तरह ही कहते हैं ना, सुपरिटेंड। तो सुपरिटेंड जो है ये पेपर में 2-3 दफा आ चुका है। पीपीएससी वालों ने, पीपीएससी वालों को पता है कि बच्चे जो हैं वो सुपरिंटेंडेंट को सुपरिटेंड कह के जान छुड़वा लेते हैं, इसलिए ये लफ्ज 2-3 दफा वो पूछ चुके हैं कि इसके सही स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो किसी भी चीज के वो स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के अंदर एक तो कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स आती है। ये कंप्यूटर साइंस की बेसिक से क्या मुराद है? इसकी बेसिक से मुराद है इसकी जो जनरेशंस हैं, ठीक है। फिर जो बेसिक चीजें हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसमें रैम, रोम, इसके कंप्यूटर के पार्ट्स, पार्ट्स कह लें, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें। तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस में से कीज, एक्सेल की पावर पॉइंट, टूल्स, बार्स, ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर साइंस में से आती हैं। अगर तो एएसआई का पेपर इस पैटर्न से ना आया, ठीक है, तो फिर एएसआई का जो पेपर है वो 100% जीके में से आएगा। या तो 100% जीके में से आएगा, या फिर 20% जीके, 40% इंग्लिश, 40% कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो चूंकि अब पंजाब पुलिस के अंदर कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश को काफी ज्यादा इज्जत दी जा रही है, तो चांसेस हैं कि एएसआई का जो सिलेबस है वो जीके से हटके, पहले जीके का आता था, अब जीके से हटके इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस हो, ठीक है। तो एएसआई की सीट्स के लिए अपने आप को अपने आप को रेडी करें। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट की सीट आनी है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए है, जिसकी इन्वायरमेंट की डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, सीड पैथोलॉजी, प्लांट वायरोलॉजी, ये प्लांट पीपी वालों की जॉब आनी है, लेकिन ये रिक्वायर्ड होगी एमफिल। उसके बाद उसके बाद जो सबसे ज्यादा सीट्स आनी है वो आनी है जी
ग्रेड 16 के असिस्टेंट की पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में ये सीट्स आनी है, ये 73 सीट्स हैं। इसका जो सिलेबस है वो 100% जीके है, तो 100% जीके आएगा इन सीट्स का, असिस्टेंट की सीट्स का। अगर आप एक दफा 100% जीके तैयार कर लें तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें जीके नहीं आता। वो एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, वो लेक्चरर हो, वो एएसआई की सीट हो, वो असिस्टेंट की सीट हो, कोई भी सीट है, जीके के बगैर अधूरी है। जीके हर हाल में करना पड़ना है, जीके के बगैर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलनी। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह ये अपकमिंग जॉब्स हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट के अंदर क्या चीज है, और इसके अंदर हाँ, रोल नंबर स्लिप। जब आपको टेस्ट का मैसेज आ जाएगा तो आपने प्रिंट एडमिशन लेटर के ऊपर क्लिक करना है और अपना जो एडमिशन लेटर है, जिसे हम रोल नंबर स्लिप भी कहते हैं, उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं अब एफपीएससी की वेबसाइट ओपन करता हूं। एफपीएससी की वेबसाइट थोड़ी सी लेट खुलेगी क्योंकि आज रोल नंबर स्लिप्स आनी थी, आई तो नहीं है, आनी थी। तो ये जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, और जो वन पेपर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जीआर में एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक किया, करंट एडवर्टाइजमेंट, तो करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आगे करंट एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, टू डाउनलोड फी चालान, टू अप्लाई ऑनलाइन। एफपीएससी का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने चालान जमा करवाना है, फीस जमा करवानी है, उसके बाद एफपीएससी में अप्लाई होता है। सबसे पहले तो आपने चालान जमा करवाना है, फीस सबमिट करवानी है, उसके बाद एफपीएससी में अप्लाई होगा, ठीक है। इसका प्रोसेस ही फीस लेने के बाद स्टार्ट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करें। एफपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है पीपीएससी की निस्बत, ठीक है। अच्छा जी, एफपीएससी की जो एडवर्टाइजमेंट है ये 30 जून को आई थी और इसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई। 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके अंदर जो पहली जॉब है वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की ये जॉब है। क्या रिक्वायर्ड है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से किसी भी सब्जेक्ट में एक बैचलर्स डिग्री आपके पास हो। आपकी मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड जो है, शॉर्ट हैंड जो है ना वो लैंग्वेज है, शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट हो, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 50 वर्ड्स पर मिनट हो, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स हैं नीचे वाले जहां पे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की
सीट्स आई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 1 सीट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 2 हैं। तो ये डिपार्टमेंट का नाम है, आगे सीट लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि कौन से डोमिसाइल वाला अप्लाई कर सकता है। इसमें पंजाब वाला कर सकता है, इसमें सिंध वाला कर सकता है, इसमें केपी वाला कर सकता है, इसमें सिंध वाला कर सकता है, इसमें भी सिंध वाला कर सकता है, इसमें सारे ही कर सकते हैं। तो इसमें तमाम का डोमिसाइल का लिखा हुआ है, तमाम कर सकते हैं। अब आगे नीचे चलते हैं। ये तो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब थी ना। ये है जी केस नंबर, ये है पोस्ट का नाम, ठीक है। तो एफपीएससी इस तरह का गंद मारता है, मिक्स कर देता है हर चीज, ठीक है। अब एफपीएससी के अंदर ये जॉब आई है जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है, जोमो। ग्रेड 16 की ये जॉब है, डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये आई है, और ओएस डायरेक्टोरेट। मिनिमम क्वालिफिकेशन है जी सेकंड क्लास और ग्रेड सी। सेकंड क्लास का मतलब है सेकंड डिवीजन, ग्रेड सी बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। अब इसमें हर कोई तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। किसमें एक्सपीरियंस? स्टोर मैनेजमेंट में। तो स्टोर मैनेजमेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एफपीएससी की वेबसाइट ओपन करके आपको बताने का मकसद है कि आपको पता किस तरह चलेगा कि आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते। ये जो डोमिसाइल है ना, इसको देखना है। क्या यहाँ पे ओपन मेरिट, मेरिट का मतलब है ओपन मेरिट, अगर तो यहाँ पे मेरिट लिखा हो, मेरिट 7, मेरिट 1, मेरिट 2, मेरिट 2 लिखा हुआ है, तो मेरिट 2 का मतलब है कि ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं, और ओपन मेरिट की 2 सीटों के ऊपर पूरे पाकिस्तान से कोई भी जेंडर का, कोई भी मजहब का अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मेरिट 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मेरिट 1 का मतलब है पूरे पाकिस्तान में से किसी भी जेंडर का, किसी भी सूबे का, किसी भी मजहब का बंदा इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। उसके लिए हमने 1 सीट रखी हुई है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ओपन मेरिट सीट हमने रखी हुई है। फिर वो कहते हैं जी पंजाब 2। पंजाब 2 से मुराद है कि पंजाब की 2 सीटें हैं, यानी जिसके पास पंजाब का डोमिसाइल है उसके लिए 2 सीटें अलहदा भी रखी हुई हैं। पंजाब 2 के साथ ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओपन मेरिट 1 एंड माइनॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम्स 1, कि पंजाब की जो 2 सीटें हैं उनमें से 1 सीट ओपन मेरिट की है, यानी पंजाब की 2 में से 1 सीट के ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी आके अप्लाई कर दे पंजाब में से। और दूसरी जो सीट है वो माइनॉरिटी की है। इसी तरह आगे सिंध का मेंशन है। तो आपने एफपीएससी की जब भी एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो डिग्री के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डोमिसाइल देखना है। ये ना हो कि आप डिग्री देखें, वो जनरल सीट हो या आपकी डिग्री से रेलिवेंट हो, आप भागे जाएं, फीस जमा करवाएं, और बाद में आप डोमिसाइल पढ़ें तो पंजाब की सीट ही ना हो, ठीक है। तो डोमिसाइल लाजमी देखना है। ये ना हो कि पंजाब की या ओपन मेरिट की सीट ही ना हो। अगर तो ओपन मेरिट की सीट है और पंजाब की सीट है तो फिर आप भागे भागे जाएं, फीस जमा करवाएं, भागे भागे आए और अप्लाई कर दें। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो डोमिसाइल को इग्नोर कर देते हैं और उनका फिर फीस जाया जाती है, वो अप्लाई नहीं कर पाते। जब वो अप्लाई नहीं कर पाते तो सारी फीस जो है वो वेस्ट हो जाती है। समझ आई? समझ आई इस चीज की? समझ आई? जी ठीक है। इसके अलावा एफपीएससी की मैं ओपन करता हूँ सिलेबस। सिलेबस देखते हैं अब। एफपीएससी के अंदर आपने वेबसाइट ओपन कर ली, एडवर्टाइजमेंट देख ली, अब सिलेबस। एफपीएससी वाले अपनी एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस मेंशन नहीं करते। अगर जून के अंदर एडवर्टाइजमेंट आई है तो जो जून में एडवर्टाइजमेंट आई है इसका सिलेबस या तो जुलाई के एंड पर आएगा या अगस्त में आएगा। अब वो सिलेबस कहाँ से देखना है? आपने जाना है एग्जामिनेशंस में, एग्जामिनेशंस में जाना है।
एग्जामिनेशंस में जाके स्लेबी के ऊपर, स्लेबी है नहीं है मैंने कह दी ऐसे, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 का सिलेबस, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 का सिलेबस है। तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 में अप्लाई किया था और एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 का टेस्ट आ गया है जुलाई में, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया इसका सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस जो है ओपन हो गया बस 1-2 सेकंड है, होने वाला है। अच्छा जी, सिलेबस हो गया। अब लिखा हुआ है जी कि ये पोस्ट का नाम था, ये केस नंबर था, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, ये आगे सिलेबस मेंशन है कि इस पोस्ट का ये सिलेबस है। असिस्टेंट डायरेक्टर, ये असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की सीट है जिसका टेस्ट 28 और 29 जुलाई को है। इसका सिलेबस क्या था? 20% इंग्लिश, 20% इंग्लिश। इंग्लिश में क्या? वो कैब, ठीक है। इंग्लिश में क्या? वो कैब, वो कैब क्या? एंटीनम, सिनोनिम, ठीक है। ग्रामर यूजेज, ग्रामर यूजेज आ गई, और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, करेक्शन, प्रेपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये तमाम चीजें, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2, इंग्लिश 20%, पार्ट 2 जो है वो है 80%, पार्ट 2 है 80%, और ये भी है जीके। किस तरह जीके है? जनरल नॉलेज 20 नंबर का, ठीक है। एवरीडे साइंस जो पार्ट है जीके का 20 नंबर की एवरीडे साइंस, 20 नंबर का मैथ, ठीक है, और 20 नंबर के करंट अफेयर्स। तो जीके 80%, और इंग्लिश भी जीके का पार्ट है, तो 100% जीके का पेपर है। तो ये है जीके की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो, एक दफा अगर टका के अच्छी तरह इंग्लिश कर लो, मैथ कर लो, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, ज्योग्राफी, ठीक है, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम चीजें एक दफा अच्छी तरह कर लो। हर टेस्ट में यही कुछ आना है, हर टेस्ट में यही कुछ आना है, ठीक है। सिर्फ ये चीजें एक दफा करनी है, और हर टेस्ट में वही चीज है, वही सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर एक दफा आप लोग अच्छी तरह कर लो, ठीक है, तसल्ली के साथ, तो वही चीजें रिपीट हो होकर आएंगी, ठीक है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोल के पूछे जी। जैवी या जावी, जो भी आपने नाम रखा है, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था आपका ये सारा सेशन। मैंने आपसे ये पूछना सर, फॉर एग्जांपल ये एक तो जनरल नॉलेज हमें याद करना बहुत मुश्किल लगता है। असल जो वे है कि मैंने पब्लिक सर्विस की भी टेस्ट दिए हैं, लेकिन उसमें मेरा सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक है और एमएड और बीएड है। बट जब पेपर आता है तो उस वक्त समझ नहीं आती, इतना ज़्यादा वाइड नॉलेज है। हम किस तरह जनरल नॉलेज को करें? कोई ऐसी टिप दें, क्योंकि रट्टा नहीं लगता। जैसे एक सब्जेक्ट में मास्टर किया तो उसकी एक बेस बनी थी। जनरल नॉलेज में हमें मतलब हमें ओशंस, सी और ईच एंड एवरीथिंग याद करना है। उसके लिए कोई टिप बता दें कि उसको कैसे कर सकते हैं हम, जिससे हमारे लिए बोरिंग ना बने। और इसके अच्छा अलावा जी, मेरा ये जो आपका सर। पहला क्वेश्चन है ना, पहला जी सर। क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर कर दूं। जो आपने पहला सवाल पूछा कि जीके बोरिंग है और वो क्रैमिंग नहीं उसकी हो पाती, ठीक है, रट्टा नहीं बच पाता। तो अगर आप एंटरटेन होकर जीके करना चाहते हैं, क्रैमिंग नहीं करना चाहते, समझ के पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको मेरा सेशन जो जीके का है वो ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि उसके अंदर जो ओशंस की आपने बात की या जो ये बाकी चीजें हैं तो इनकी क्रैमिंग नहीं करवाई जाती, बल्कि पहले समझाया जाता है कि ओशन होता क्या है। ठीक है, तो जब आपको एक दफा इन चीजों की बेसिक्स पता चल जाए तो आपको फिर वो चीजें आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी मेरा सेशन ही ज्वाइन करो, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक ऑप्शन दी है। अगला क्वेश्चन आपका। जी सर, थैंक यू सर। आपका सेशन कैसे ज्वाइन होता है? ऑनलाइन क्लास होगी या मतलब कौन सी जगह पर, किस तरह लेने पड़ेगी? मेरा जो अगला सेशन है, जी। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो पूछते हैं, तो बैच नंबर 15, जो बैच नंबर 15 है वो स्टार्ट होना है 15 अगस्त 2022 से। ठीक है, आप लोग अभी भी फीस सबमिट करवा के ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आप लोग फीस सबमिट करवा के ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर क्लासेस 15 अगस्त से होंगी, लेकिन जो 15 अगस्त से पहले फीस सबमिट करवा के ज्वाइन कर लेगा, यानी अगर कोई जुलाई में ईद के बाद ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके साथ फिर मैं टेस्ट सीरीज, यानी उसे वो चीजें, मैं उन चीजों का टेस्ट लूंगा जिसके अंदर कोई समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है, जिस तरह कैपिटल, करेंसीज, ये थोड़े थोड़े 15 अगस्त तक ये चीजें चलती जाएंगी। तो 15 अगस्त को ये सेशन बैच नंबर 15 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर जीके की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। पिछले बैचेस को मैंने पास पेपर्स कुछ को करवाए थे, कुछ को नहीं थे करवाए। कुछ ओके। बैचेस को पास पेपर्स करवाए हैं, कुछ को नहीं करवाए। बैच 13 और 14 को मैंने बैच 13 और 14 को मैंने पास पेपर्स, कुछ बैच 13 को मैंने पास पेपर्स करवाए हैं कुछ चीजों के, और बैच 14 को मैंने नहीं करवाए। तो अभी मैंने जुलाई के अंदर बैच 13 और बैच 14 को पास पेपर्स करवाने हैं। ठीक है, तो वो पास पेपर्स मैंने अभी करवाने हैं उन्हें। तो अगर जो ईद के बाद जुलाई में ज्वाइन करेगा बैच 15 को क्लासेस से पहले, तो वो पास पेपर्स के टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकेगा। ठीक है, क्लासेस 15 अगस्त से ही हैं, लेकिन वो प्री क्लासेस वाला आप समझ लें। ठीक है, सर ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी? मैं बताता हूँ। 1 माह का सेशन होगा, ड्यूरेशन होगी 1 मंथ। क्लास टाइमिंग होगी 9 PM टू 11 PM। इवनिंग क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी। जूम ऐप के ऊपर जिस तरह अभी क्लास हो रही है उसी तरह ही क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, ओके। और डेली टेस्ट हुआ करेगा मंडे टू फ्राइडे। वीकली टेस्ट मंडे को हुआ करेगा, और फुल पेपर मॉक्स जो है वो मैं 1-2 लूंगा सेशन के एंड पे। ठीक है, इसके अलावा अभी बैच 13 और 14 का मैंने मॉक एग्जाम्स लेने हैं। तो इसके बाद आपके साथ, पहले मैं बैचेस के साथ डिफरेंट बुक से मटेरियल शेयर करता था, लेकिन अब मैं खुद जो है वो पास पेपर्स को सॉल्व करके उसका मटेरियल बना के, तो खुद अभी जो मैं अपने हैंड रिटन जो है वो मैं पास पेपर्स और जो डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि हर किताब में गलतियां हैं, मैं स्टूडेंट्स को किताबें रिकमेंड कर देता हूँ, स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत पढ़ जाते हैं। हर किताब में गलतियां, हर किताब इनकम्प्लीट है। पेपर में जाके स्टूडेंट वही लिखाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता मिस्टेक का। स्टूडेंट जी। पेपर में वही लिखाता है। ठीक है, और जी। उससे क्या होता है कि वो गलत हो जाता है, और स्टूडेंट कहता है मैं तो सारा पढ़ के गया था, मैंने सारी तैयारी की थी, लेकिन वो गलत पढ़ कर गया था और वो गलत तैयारी की थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही करेक्शन करके भेजूंगा। ठीक है, सेशन जी। की जो फी है वो 5,000 है, लेकिन जो लोग 10 अगस्त तक सबमिट करवाएंगे वो 3,000 सबमिट करवा सकते हैं। गूगल लाइसियम की 2020 में भी बैच 3 से लेके बैच 15 तक 3,000 फीस है, रही है। मतलब बैच 3 से लेके 14 तक जितने भी बैचेस हैं 3,000 ही फीस थी। तो ये 3,000 ही रहती है, ताकि हर स्टूडेंट इसे अवेल कर सके। बाकी अकेडमीज की आप फी पता कर लें, वहां पे कितनी ज्यादा फी है। ठीक है, मिनिमम 15,000, 15,000 से 35,000 उनकी फी है, और ये मेरी गारंटी है कि उनसे अच्छा सेशन होगा। ठीक है, ये भी मैंने तभी सेशन का बताया कि जब आप लोगों ने पूछा है, अदरवाइज आज के सेमिनार का मकसद
इसको डिस्कस करना नहीं था, ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन किसी का है? सर मेरे और भी क्वेश्चन है सर, प्लीज जी आंसर पूछें। दें। सर एक तो पहली बात है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ आता, लाइक मैंने 2 मास्टर्स किए हैं, सम टाइम आपकी कोई जॉब आती है तो आपको समझ नहीं आता, आप हर जॉब में अप्लाई कर देते हैं। एमएड में मैंने किया हुआ है मास्टर, और स्टैटिस्टिक में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। तो हमें ऐसी सूरत में क्या देखना चाहिए, किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, एजुकेशन को देनी चाहिए या फिर हमें स्टैटिस्टिक पर देनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो आप जीके करें, क्योंकि जनरल सीट्स उसमें 100% जीके है। दूसरा, अगर आपको लेक्चरशिप का शौक है तो आपने जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स में डिग्रीज की हुई हैं, उनमें से किसी एक डिसिप्लिन को पकड़ लें, उसमें अपने आप को माहिर करें और लेक्चरशिप का पेपर दे दें। यानी अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में आप लेक्चर का कर लें, अगर स्टैटिस्टिक्स अच्छी है उसमें कर लें, दूसरे में दूसरा अच्छा है तो दूसरा कर लें। लेकिन जनरल सीट में तो जीके आना है, आपकी डिग्री में से तो कुछ नहीं आना। जी सर, और अगर ये जब हम अपना जो सब्जेक्ट की बात करें, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, बट जब मैं पेपर देने गई हूँ, मैं उसके बाद बहुत फेड अप हो गई हूँ। रेगुलर स्टूडेंट होने के बावजूद जो पेपर आया था वो इतना टफ था कि जो टीचर्स ने हमें पढ़ाया था वो, हालांकि पेपर बनाने वाले भी हमारे ही टीचर के, हमारे ही डिपार्टमेंट के टीचर्स थे, लेकिन जब हमने पेपर अटेम्प्ट किया तो उसमें और हमारे जो पढ़ने में था वो बहुत फर्क था। हमें उस तरह वो मल्टीपल चॉइस वो इस तरह कर करके हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और मैं ही नहीं, हमारी क्लास के और लोग भी थे, चले मैं तो नालायक होंगी, इतना नहीं मुझे आता था, बट बाकी स्टूडेंट्स को भी ये फेस करना पड़ा। तो ऐसी सूरत में हम लेक्चरशिप में कैसे अप्लाई करेंगे? मतलब हम मास्टर के सब्जेक्ट्स को दोबारा पढ़ना शुरू कर दें, बीएससी के सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दें, या जो हमारे पास और भी बुक्स हैं हमें समझ नहीं आता हम किन बुक्स को पढ़ें, और गैप आने की वजह से भी हम कुछ चीजें भूल चुके होते हैं, उसके बारे में भी काइंडली अच्छा, रहनुमाई इसका करें। मैं एंड पे अब मैं आपके बाकी सवालों का जवाब देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को मैं मौका देता हूँ, वो बेचारे बैठ गए। मैं आपके ना एंड पे तमाम सवालों के जवाब दूंगा। तो सिद्रा का सवाल आया, सर वेयर शुड एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई? एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जनरल सीट्स के ऊपर, क्योंकि बायोटेक की कोई सीट्स नहीं आती, ठीक है। बहुत बहुत सालों बाद कोई सीट आएगी। तो जनरल सीट्स, अगर तो आपने एग्री बायोटेक्नोलॉजी की है तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर में अप्लाई कर सकती हैं। रिमशा खान का एम सवाल आया है, सर जुडिशरी के जीके के लिए भी आप तैयारी करवा सकते हैं। देखें, जीके जो मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं वो जुडिशरी का हो या वो एफपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, मैंने ये चीजें करवानी है। अब वो जहां मर्जी टेस्ट में आए वो आपके काम आएगा। समरा समरा का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो केस नंबर 140 में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है उनकी रोल नंबर स्लिप खुद डाउनलोड करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपने खुद डाउनलोड करनी है, आपको किसी ने नहीं देनी, आपने खुद डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट लेना है और रोल नंबर स्लिप का प्रिंट लेके आपने साथ लेकर जानी है, आईडी कार्ड साथ लेकर जाना है, कोरोना का जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो भी साथ लेकर जाना है, एक मार्कर एक बॉल पॉइंट आपने साथ लेकर जानी है, ठीक है। अच्छा जी, सर डू यू आल्सो प्रोवाइड मटेरियल? और एक क्वेश्चन आया ओके का, ओके ने कहा है, अब मेल है या फीमेल ओके पता नहीं। तो सर डू यू आल्सो प्रोवाइड मटेरियल और रिकमेंड बुक्स फॉर ऑल टाइप ऑफ जीके? देखें, जीके की मैं बुक्स आपको बता देता हूँ और मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि कोई भी एक किताब कंप्लीट नहीं है, इंटरनेट से उठाया हुआ है, कॉपी पेस्ट करके किताब बना के 1200 800 600 ये रेट रख दिए हैं और हजारों गलतियां हैं। जो इंटरनेट के ऊपर एक्स्ट्रा कोमा लग गया है उसको भी रेज करने की जहमत नहीं की, ठीक है। जीके की किताबों में कारवान कारवान कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज बुक है, इनकम्प्लीट है, 100% जीके की तैयारी वो किताब नहीं करवाती, बहुत सी चीजें उसमें मिसिंग है, बहुत सी मिस्टेक्स हैं। इस तरह जहांगीर पब्लिशर्स की जीके की वन लाइनर है, उन्होंने कोशिश की है उसे कंप्लीट बनाने के लिए लेकिन इनकम्प्लीट है, 100% जीके की कंप्लीट तैयारी नहीं करवाती। इसी तरह ही आप लोग
इम्तियाज शाहिद को कहते हो जी वो बड़ी अच्छी किताब है। इम्तियाज शाहिद जो है वो एक बंदा है जो पास्ट पेपर्स के सवाल छाप के आपसे पैसे लेता है। वही पास्ट पेपर के सवाल इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, वही उसकी प्रिंटेड किताब में भी अवेलेबल है। तो वो एक किताब पास्ट पेपर्स की छाप के तो आपसे उसके पैसे लेता है 1200 1300 जितने की भी वो किताब है। एक जमाना था जिसमें पास्ट पेपर्स में से 60 टू 70% पेपर आता था, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड चेंज है। अब आपको अच्छी तरह जीके की तैयारी करके जाना पड़ती है, ठीक है। इसी तरह ही इल्मी वालों के वन लाइनर सीरीज हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। इवन के एक सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है कि ये फलां सूरा में आया है, उसी पेज की तीसरी चौथी लाइन में लिखा हुआ है नहीं, ये फलां सूरा की फलां आयत में था, ठीक है। तो ये इस तरह की मिस्टेक्स हैं हर किताब में। पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक प्रॉपर जीके की किताब नहीं है। ये आपको सेल्फ एफर्ट करनी पड़ती है, खुद नोट्स बनाने पड़ते हैं, खुद आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं और खुद आपको वो सारा कुछ करना पड़ता है। मेरा सेशन लेने का फायदा क्या है? यानी आप लोगों ने जो ये पैसे भरने और टाइम लगाना है, इसका फायदा क्या है? मैं आपको क्या एक्स्ट्रा दूंगा? वो जो एक्स्ट्रा है, एक तो रूटीन है कि आपकी एक रूटीन बन जाएगी। दूसरा, अभी आप ब्लैंक हैं, जब आपकी रूटीन बनेगी और हर चीज़ को हम थोड़ा टच देंगे, हर चीज़ हम करेंगे, तो आपको सब्जेक्ट्स के साथ वाकफियत होने लग जाएगी कि किस सब्जेक्ट में से क्या-क्या आता है, क्या-क्या पूछा होता है, ठीक है? आपकी एक तो लाइन लेंथ सीधी हो जाएगी, दूसरा आपकी आदत हो जाएगी, तीसरा एक तरतीब से आप चीज़ों को कवर कर लोगे, ठीक है? जो आपकी एफर्ट अपनी लगनी थी, ठीक है? वो हाफ से भी हाफ हो जाएगी, ठीक है? एक और सवाल आया है, इज़ जीके प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स अपग्रेड एवरी ईयर? नो, जस्ट वी हैव टू अपडेट द करंट अफेयर्स। हम पाकिस्तान स्टडीज को कैसे अपग्रेड करेंगे? अकबर जो था वो मुगल बादशाह था, उसने मुगल बादशाह ही रहना है, ठीक है? वो अपग्रेड होके कोई गुज्जर बादशाह तो नहीं बन जाना, ठीक है? इसी तरह जो जनरल साइंस है, सूरज जो है, जो सन है, उसने सन ही रहना है। मैथ के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, वो किस तरह अपग्रेड होंगे, ठीक है? सिर्फ करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, इंग्लिश को आप किस तरह अपग्रेड करेंगे, उर्दू को किस तरह अपग्रेड करेंगे? तो इंग्लिश एक सॉरी करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसे आपने अपग्रेड करना होता है। एक क्वेश्चन है, सर जीके के सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, काइंडली गाइड करें। जीके के सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने इस नंबर पे मैसेज करना है और बताना है बैच नंबर 15 आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है? बैच नंबर 15 आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं अभी फी जो है वो नहीं ले रहा किसी से भी, ईद के बाद आप लोग सुकून से सबमिट करवाइएगा, ठीक है? अभी ईद है, तो ईद के बाद आप लोग सुकून से जो है वो सबमिट करवाइएगा। तो ये 0300421926 व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? इसके ऊपर आपने अपना नाम लिख के और बैच नंबर 15 का लिख के आपने भेजना है। इसके बाद क्वेश्चन है, सर वेयर प्लांट पैथोलॉजिस्ट अप्लाई? प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकता है? प्लांट पैथोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकता है जी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। प्लांट पैथोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकता है रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, ठीक है? रिसर्च साइंटिस्ट या असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ठीक है? एआरओ एआरओ होते हैं डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एआरओ की सीट्स होती हैं, ठीक है? तो उनमें प्लांट पैथोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, वो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में भी आप लोग
प्लांट पैथोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं वो तमाम जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो है जनरल सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए कोई बुक रिकमेंड कर दें। जो बुक है मैं रिकमेंड कर देता हूँ, रेन एंड मार्टिन, रेन मार्टिन, ठीक है। तो इसे हम जल्दी में कह देते हैं रेन एंड मार्टिन, इस तरह का कह देते हैं। ये रेन एंड मार्टिन है किताब, ठीक है। ये रेन अलहदा है, मार्टिन अलहदा है। तो ये अच्छी है ग्रामर के लिए, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के लिए। उसके बाद और क्या क्वेश्चन है? सर पास पेपर एफपीएससी पीपीएससी दोनों का सिलेबस और पास पेपर कैसे देखते हैं? आपने सिर्फ गूगल के ऊपर लिखना है पास पेपर असिस्टेंट पीपीएससी, तो वो आ जाएंगे। पास पेपर एफआईए आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर आपको रेन एंड मार्टिन की समझ नहीं आती तो आप कोई भी ग्रामर की किताब ले सकते हैं। इनवारे मुफ्ती, इनवारे मुफ्ती, इनवारे मुफ्ती की आप ग्रामर की ले सकते हैं। जिसने कंप्यूटर साइंस का ना पढ़ा हो वो मेरा बैच ज्वाइन कर ले और उसकी तैयारी कर ले। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट वन लाइनर बुक्स अवेलेबल हैं। वो कोई कंप्लीट बुक्स नहीं है। जहांगीर पब्लिशर्स की वन लाइनर बुक अवेलेबल है, इल्मी वालों की वन लाइनर अवेलेबल है, लेकिन वो इनफ नहीं है, उनमें मिस्टेक्स हैं। और आपका अगर बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है तो आपको कभी भी उन मिस्टेक्स का नहीं पता चलेगा और आप वही मिस्टेक्स पेपर में करके आओगे, ठीक है। मैंने 2 किताबें आपको बता दी हैं, जहांगीर कंप्यूटर साइंस की वन लाइनर और इल्मी की वन लाइनर, लेकिन उनमें मिस्टेक्स हैं, ठीक है। ले लें लेकिन मिस्टेक्स हैं, ध्यान से करिएगा। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, जीके का कोई लेक्चर आपका यूट्यूब पे है? जी बिल्कुल, जीके का मेरा लेक्चर यूट्यूब के ऊपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़ूलॉजी के लिए सबसे पहले तो आप ज़ूलॉजी के लिए एफएससी को, एफएससी के जो, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा ये यूट्यूब के ऊपर ओपन कर लूं और फिर मैं दिखा दूं। अच्छा जी, ये मैं यूट्यूब के ऊपर ओपन करने लगा हूं। यूट्यूब के ऊपर गूगल लाइसियम का मैंने चैनल ओपन कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर आप जाएं, वीडियोस के ऊपर, वीडियोस के ऊपर क्लिक करें। वीडियोस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लासेस, डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं। ये मेरे पीपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट थे जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है 10 दिन पहले, ये उनका इंटरव्यू सेशन है। ये मेरे बैच 1 की स्टूडेंट थी निमरा भट्ट, जो आजकल लेक्चरर जियोग्राफी के तौर पे काम कर रही हैं। ये बैच 1 में से थी, ये इनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं पिछले 1 साल से अपने कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से इन टच नहीं था इन तमाम चीज़ों के साथ, इसलिए बहुत से कम स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यूज किए हैं। तो आज मैंने अपने उस स्टूडेंट का इंटरव्यू अपलोड करना जिसका एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट क्लियर हुआ था। अच्छा जी, जो जीके से रेलिवेंट मेरी क्लासेस हैं, ये तो मैंने मैथ करवाया है। ये मैथ भी पीपीएससी एफपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। पहली बात, ये मैथ कराने का तरीका है मेरा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑनलाइन सबसे ज्यादा समझाने में मुश्किल है। तो ये 3 मैथ की क्लासेस हैं। ये पीपीएससी एफपीएससी के सिलेबस के एन मुताबिक क्लासेस हैं, ठीक है। इसी तरह के सवाल जो है पीपीएससी और एफपीएससी में आते हैं, ठीक है। आप बेशक पास पेपर्स देख लें। उसके अलावा
जो मेरी डेमो क्लासेस हैं, डेमो क्लास यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। ये 3 घंटे की क्लास है। अब आप कहेंगे 3 घंटे की वीडियो कौन देखे? इसके ऊपर क्लिक करें, वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आप एक घंटा 25 मिनट से देखें, 1 घंटा 25 मिनट से देखें। तो ये जीके की आगे क्लास, तो ये जीके का आगे जो डेमो लेक्चर मैंने दिया था वो आ गया। इसी तरह और भी वीडियोस डेमो लेक्चर्स की अवेलेबल हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज का भी डेमो लेक्चर होगा। तो डिफरेंट डेमो लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर जो गूगल लाइव स्ट्रीम का चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये कोई एक दिन में वीडियोस अपलोड नहीं हुई, ठीक है। ये डिफरेंट मंथ्स की और डिफरेंट टाइम पीरियड की है। ये 146 मार्क करने पूरे अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है कि सर आई नीड अ फुल प्रिपरेशन ऑफ पीपीएससी, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो जी मैं आज वही बता रहा था, पीपीएससी के बारे में मैंने डिटेल बताया, यही चीजें मैंने बताई हैं। आप शायद लेट आए हैं। तैयब रजा, आपने स्टार्ट से ज्वाइन नहीं की? नो सर, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, बस मिले ये एंड पे ही वीडियो आए मैं हैं। अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, कल देख लेना आप। एक क्वेश्चन आया है, सर आपकी क्वालिफिकेशन है और क्या जॉब है और क्या जॉब है? अच्छा जी, मैंने स्टार्ट में बताई थी अपनी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करने की बजाय आपको यही कहूंगा कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो मेरे भी वॉच और जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मैंने स्टार्ट पे अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तो जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं स्टार्ट वाली बातें रिपीट नहीं करने लगा। कोई क्वेश्चन और है तो पूछें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सर एक एक डिपार्टमेंट में हम कितने बार अप्लाई कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये मेरा मिस हो गया था। थैंक यू सर। पीपीएससी के अंदर हर पोस्ट के लिए 3 चांसेस होते हैं। पीपीएससी में हर पोस्ट के 3 चांसेस होते हैं, ठीक है। हर पोस्ट के 3 अलग अलग चांसेस हैं। अब ये चांस काउंट कब होता है? आप कहते हैं ना एक चांस मेरा काउंट हो गया, वो आपका एक चांस काउंट कब होता है? जब आपके रिटन में, यानी वन पेपर में या रिटन एग्जाम में, जब आपके 40% से कम मार्क्स आए, यानी 100 में से जब आप 39 या 39 से कम मार्क्स लें, 39 या 39 से कम मार्क्स लें, तो आपका उस पोस्ट का एक चांस काउंट हो जाएगा। यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर का आपने टेस्ट दिया है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट में आपके 39 मार्क्स आए हैं, तो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर का एक चांस काउंट होगा, ठीक है। किसी और पोस्ट का आपका चांस काउंट नहीं होगा। ओके सर। और सर अगर हम दें ना, मतलब हम नहीं अपीयर होते, हम किसी वजह से हम नहीं जा सकते अगर टेस्ट आप देने। अपीयर ना हो, टेस्ट ना दे, तो कोई चांस काउंट नहीं होता, कोई चांस काउंट नहीं होता। बट अगर हम पास हो जाते हैं लेकिन आगे क्वालिफाइड नहीं होते तब भी काउंट होगा सर? अगर आप रिटर्न अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छा रिटर्न पास करना कोई मसला नहीं है। 40 मार्क्स जो हैं वो रिटर्न पास करने के हैं, 100 में से 40 नंबर। इंटरव्यू के जी। लिए क्वालिफाई किस तरह करते हैं? एक सीट आई थी, एक सीट आई थी,
एक जी। सीट पे कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, यानी एक सीट है, एक सीट पे पीपीएससी वाले कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जिन 5 लोगों के रिटन टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके 40% मार्क्स हैं तो आप पास हैं, आपका चांस काउंट नहीं हुआ, बेशक आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओ या ना बुलाए जाओ। ठीक है, अभी जो 5 लोग हैं ये चले गए इंटरव्यू के लिए। इन पांचों में से अगर किसी के इंटरव्यू में 50% से कम मार्क्स आते हैं तो वो फेल कंसीडर होगा और उसका एक चांस काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ओके। अगर 73 सीट्स पीपीएससी अनाउंस करता है तो पर सीट के हिसाब से 5 लोगों को बुलाया जाएगा। तो बताएं जी टोटल कितने लोग, मिनिमम टोटल कितने लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे? टोटल सर कितने लोग 5। जाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करें, सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है। चलें जी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा 73 को 5। तो 5 3s are 15, 5 7 35। ठीक है, ये 35 ऊपर और 4 नीचे। तो आपके पास, सॉरी ये मैंने क्या कर 365। दिया, तो 73 ये आ गया 15, एक ऊपर कैरी, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35। तो 35 जो है एक इसमें जो कैरी था तो वो हो जाएगा 36, तो 365। जी। अगर इस टेस्ट में ये 73 सीट्स के टेस्ट में किसी भी एक कैंडिडेट के 40% मार्क्स ही ना आए तो फिर 0 बंदा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। 2020 में लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, एक भी स्टूडेंट ने 40% मार्क्स यानी 100 में से 40 नंबर एक भी स्टूडेंट के नहीं आए। तो कितने लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया? 0 ने। तो लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स के जो इंटरव्यूज थे उनमें 0 लोगों ने क्वालिफाई किया। क्यों 0 लोग थे? एक के भी 40% नहीं थे। मिनिमम 40% नंबर होना जरूरी है। ठीक है, ठीक। सर अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देते हैं और हम भूल जाते हैं तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि हमने हर डिपार्टमेंट में कितनी बार अप्लाई कर दी है? अच्छा जी, ये तो आपने खुद याद रखना है। ये कोई मेथड पीपीएससी के पास नहीं है कि वो आपको याद करवाएगी। तो ये आपने खुद याद रखना है। आपका चांस काउंट ही नहीं होना। जब आपने अप्लाई किया है और आपके 40% से कम नंबर ही नहीं आने, तो जब आपने फॉर्म फिल करना है तो वहां पे पूछा जाता है चांसेस अवेल्ड, कि आपने कितने चांस इस पोस्ट के पहले अवेल कर लिए हैं। तो अगर आपने इस पोस्ट का कोई चांस अवेल नहीं किया, 0। फॉर एग्जांपल मैंने असिस्टेंट में अप्लाई किया था, असिस्टेंट का मैंने पेपर दिया है और अभी तक असिस्टेंट का रिजल्ट नहीं आया और किसी और डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीट आ गई है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं जब किसी और डिपार्टमेंट के असिस्टेंट में अप्लाई कर रहा हूं तो फिर मैं चांस अवेल्ड 0 कर दूंगा, क्योंकि उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया तो मेरा चांस अवेल्ड 0 ही रहेगा। ओके ठीक है, सर, थैंक यू सो मच। यस सर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था जोलॉजी का, मैं थोड़ा सा इसको, ये शिजा का क्वेश्चन था जोलॉजी से रेलिवेंट। सर प्लीज जोलॉजी के लिए बुक्स रिकमेंड कर दें। देखें मैं जोलॉजी नहीं पढ़ाता, मैं जोलॉजी नहीं पढ़ाता। मेरे पास जोलॉजी से रेलिवेंट कुछ बुक्स थी सॉफ्ट में, मैं ढूंढूंगा
अगर मुझे मिली तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि मेरे पास वो पड़ी हुई है, वो ढूंढनी पड़नी है। ठीक है, सेमेस्टर 8 कंप्लीट है पर अभी ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला तो अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपकी डिग्री का नोटिफिकेशन नहीं होता, आपको नोटिफिकेशन होता है कि इस बच्चे का 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, जब तक आपकी डिग्री के 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी फेलो ने जोलॉजी के लिए बुक बताई है। मैंने मैसेज कर दिया, मेरे पास ये मिलर की जो किताब है ये सॉफ्ट में पड़ी है। अच्छा, जो लोग जोलॉजी और लेक्चरर बायोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना नाम लिख के और जोलॉजी बायोलॉजी लिख के मुझे मैसेज करें। एक एक ग्रुप है, एक एकेडमी है जो कि फ्री जोलॉजी बायोलॉजी की तैयारी करवाती है। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GCUF के, मुझे उनका नाम भूल गया, उनकी जो PhD की स्टूडेंट हैं वो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रहीम यार खान या इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, वो मेरी स्टूडेंट हैं, उनका नाम अमारा है। तो अमारा जो थी वो मेरी स्टूडेंट है। ठीक है, तो अमारा जो है वो कन्वीनियर है इस ग्रुप की। तो जोलॉजी बायोलॉजी, तो ये दो सब्जेक्ट्स जिसके हैं, जिसने लेक्चरर जोलॉजी या लेक्चर बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना है वो मुझे लिख के, अपना नाम लिख के, ये सब्जेक्ट्स लिख के व्हाट्सएप के ऊपर, ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है मैंने, इसके ऊपर मैसेज करे। मैं उस ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन करें और उसके अंदर जो फ्री टेस्ट वगैरह आते हैं और जो वो शेयर करते हैं उसको एंजॉय करें। ठीक है सर, स्टैटिस्टिक्स लेक्चरशिप का भी बता दें। सॉरी, मैं स्टैटिस्टिक्स का टीचर नहीं हूं, ना मैं स्टैट पढ़ाता हूं, ना स्टैट जीके का पार्ट है, तो स्टैटिस्टिक्स का मैं आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि जो एफएससी की अंदर जो, या इंटर आप कह लें, एफएससी का वर्ड यूज ना करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आईसीएस में भी है, स्टैटिस्टिक्स एफएससी जनरल साइंस में भी है, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंटर के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको आनी चाहिए, फिर बैचलर्स के अंदर जो स्टैट है वो आनी चाहिए, फिर मास्टर्स के अंदर है वो आनी चाहिए, और फिर इसके एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है सर, बायोलॉजी की सीट्स अगेन कब तक एक्सपेक्टेड है, एनी आइडिया? तो बायो की जो सीट्स हैं वो अगले साल ही आएंगी, इस साल तो नहीं आएंगी। अभी तो पेपर हुए हैं बायो के, ये कौन सा कोई सीट्स बहुत ज्यादा हैं, थोड़े से तो कॉलेजेस हैं, जिस तरह सीट्स खाली होती हैं उस तरह बेचारे वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। सर, एजुकेटर्स की सीट्स कब आएंगी? जब ये गवर्नमेंट सस्टेन कर जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तो फिर एजुकेटर्स की सीट आ सकती हैं। जब भी एजुकेटर्स की सीट आती हैं तो वजीर आला की जो कुर्सी है वो हिलने लग जाती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर के अलावा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स स्टूडेंट किस फील्ड में एलिजिबल हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? एग्रीकल्चर ऑफिसर के अलावा पीबीजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट के लिए एआरओ जो होता है वो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में होता है, उसकी सीट्स आएंगी। अभी एआरओ की सीट्स आनी है, ठीक है, लेकिन उसमें एमफिल रिक्वायर्ड है। पीबीजी वाला हर जनरल सीट में एलिजिबल है, हर जनरल सीट में पीबीजी वाला अप्लाई कर सकता है। देखें, मुझे नहीं पता आप लोग किस किस डिग्री के हैं, किस किस मेजर के हैं, आपने सवाल पूछना है तो मुझे पता चलना है। तो तो आपके क्वेश्चन से ये सेशन जो है वो आगे चलना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको मैं एंड करता हूँ। गूगल लाइसियम का इंस्टा के ऊपर भी अकाउंट है, उसको भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पेज है गूगल लाइसियम का, उसको देखें।
यूट्यूब चैनल है गूगल लाइसियम का, उसको देखें। ठीक है, तो गूगल लाइसियम का फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, इसको देखें, तसल्ली करें, और उसके बाद जो है फिर जो करना कीजिएगा। सर वोकैबलरी अच्छी करने के लिए कोई बुक बता दें, और हाउ कैन आई डू इट इजीली। रोजाना डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें से जो वर्ड नया लगता है उसको उसको एक रजिस्टर के ऊपर लिख लो, उसका सिनोनिम, एंटीनम और आगे उर्दू में मतलब लिख लो। वोकैब खुद ही अच्छी होने लग जाएगी। महीने के बाद आपको अफाका अफाका होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो हर चीज के लिए बुक नहीं होती। वो कैब की अगर बुक लोगे तो वो रट्टा है। खुद वो कैब लिखो, न्यूज़पेपर से लफ्ज पकड़ो जो आपके लिए नया है, जो आपको पहले नहीं था पता, उसको लिखो, वर्ड को, उसके आगे उसके सिनोनिम्स लिखो, फिर एंटीनम्स लिखो, फिर उसके आगे उर्दू में उसका मतलब लिखो। जब अपने हाथ से ये लिखोगे तो वो वर्ड कभी भी नहीं भूलेगा। वो कैब लॉन्ग टर्म इसी तरह याद होती है। किसी किताब से वो कैब का रट्टा मारोगे तो हफ्ता भी नहीं चलेगा, हफ्ते के बाद वो कैब टाइटाई फिश, और हर टेस्ट में वो कैब आनी है। तो वो कैब जो है वो लंबे अरसे तक आपको आनी चाहिए, क्योंकि हर टेस्ट में वो कैब लाजमी है। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलें जी, ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। कुछ भी पूछना हो, सेशन का पूछना हो या कुछ भी हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आउट ऑफ सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जाना होता है, तो मे भी आपको रिप्लाई जो है वो लेट मिले या अच्छा का मिले जस्ट, तो वो आपको प्रॉपर रिप्लाई मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर रिप्लाई लेट आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता। तो फिर अगर स्टूडेंट को 2 मिनट के बाद रिप्लाई करो तो स्टूडेंट समझता है कि जैसे मुझे जानबूझ के इग्नोर किया गया। तो इग्नोर किसी को नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन काम होता है, और भी बहुत से काम होते हैं। सिर्फ ये गूगल लाइसियम एक काम नहीं है, गूगल लाइसियम के अलावा भी मेरे और बहुत से काम हैं जो मैंने करने होते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड भी नहीं है एटीट्यूड भी नहीं है, ठीक है, तो ये एटीट्यूड नहीं है, लेकिन हर चीज को टाइम देना पड़ता है। तो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके जी, आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। बेशक मैंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर से पढ़कर आपको बताया, लेकिन मेरी जो कोशिश थी वो यही थी कि आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है सर, आपको इसके अलावा टाइम मिल जाता है? जी, इसके अलावा जो है वो टाइम मिल जाता है, काफी मिल जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।